सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और आज साथियों आप लोगों की बीजू, लेकिन साथियों आज की क्लास के अंदर हम लोग 2 दिन के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं 19 और 20 जून के। क्योंकि साथियों लास्ट क्लास में क्या है कि आपकी करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आई थी, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग 2 दिन के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। हालांकि साथियों कुछ दिन से क्या है कि आपकी डेली करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आ रही है। ऐसा साथियों आप लोगों को 1-2 दिन और देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको रेगुलर करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी। तो चलिए साथियों, पहले एक बार मैं आपको फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर लास्ट क्लास का रिवीजन करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी किस राज्य के पूर्व राज्यपाल, जिनका नाम है मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे, इनका भी हाल ही में क्या है कि निधन हो गया है। तो ये पढ़ाया था साथियों मैंने कि उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल थे मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे, और इनका भी हाल ही में क्या है कि निधन हो गया था। भारतीय वायुसेना जो तरंग शक्ति 2024 अभ्यास है, ये कहाँ पर आयोजित करने जा रही है? तो ये साथियों अगस्त महीने के अंदर करेगी, राजस्थान के जोधपुर के अंदर। 22वीं जो एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप थी, जो कि चीन के डायलिया में आयोजित की गई थी, इसमें महिला वर्ग में भारत जो है ये किस स्थान पर रहा था? तो महिला वर्ग में तो साथियों भारत था 5वें स्थान पर, लेकिन पुरुष वर्ग के अंदर भारत 6वें स्थान पर था। किस मंत्रालय ने अभी अपना नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया है? तो ये क्या था रेलवे मंत्रालय ने। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी हिंदी भाषा का जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है, ये किसे प्रदान किया गया है? तो गौरव पांडे को। यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए अभी किस संग्रहालय को चुना गया है? तो ये चुना गया था स्मृति वन संग्रहालय स्मारक को, जो कि गुजरात के भुज जिले के अंदर स्थित है। श्रीनिवास हेगड़े का अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये इसरो के किस मिशन के डायरेक्टर थे? तो चंद्रयान 1 मिशन के। इसके बाद मैंने आपको एक रिपोर्ट पढ़ाई थी कि हाल ही में भी जारी जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है 2024, इसमें भारत 180 देशों में किस स्थान पर रहा था? तो 176वें स्थान पर। और इसी के साथ ही एक रैंक और याद रखिएगा। हालांकि साथियों मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या है कि वो रैंक गलत पढ़ा दी थी। मैंने आपको बताया था जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंक क्या है कि 112 है, तो इसको साथियों करेक्ट कर लीजिएगा। इसमें भारत की जो रैंक है ये 116 है। अभी किस राज्य की पुलिस ने अपने सीमावर्ती गांव में मिशन निश्चय शुरू किया था? तो पंजाब राज्य सरकार ने। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के जो अध्यक्ष है ये कौन चुने गए हैं? नाम है इनका सफेद तेसम पोंगटे। और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी लंदन के जो सेंट्रल बैंकिंग है, इसने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ जो जोखिम प्रबंधन पुरस्कार है ये किसे दिया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को। अब आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी जो सीपीआई है, यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो परमाणु हथियार है, इनकी जो संख्या है ये अब कितनी हो गई है? तो इंडिया के साथ जो सीपीआई है, ये स्वीडन के अंदर एक वैश्विक थिंक टैंक है, जिसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो परमाणु हथियार की संख्या है ये अब 172 हो गई है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। और पिछली बार देखें तो पिछली बार साथ ही भारत के पास केवल 164 परमाणु हथियार थे। अब एक बार हम लोग शीर्ष स्थान वाले देशों को देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा जो परमाणु हथियार है ये किस देश के पास है। तो सबसे ज्यादा सबसे रूस के पास है, जिसके पास 580 परमाणु हथियार है। दूसरे नंबर पर है अमेरिका 5044 के साथ। तीसरे पर है चीन जिसके पास 500 परमाणु हथियार है। चौथे पर है फ्रांस 290 परमाणु हथियार के साथ। पांचवें पर ब्रिटेन जिसके पास है 225। और छठवें पर अब आ गया है अपना प्यारा भारत, जिसके पास 172 परमाणु हथियार है। और सातवें पर है पाकिस्तान, जिसके पास 170 है। अब बात करते हैं हम लोग स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि एक वैश्विक थिंक टैंक है। इसका गठन कब हुआ था? 6 मई 1966 को। यदि आप लोगों से इसका मुख्यालय पूछे तो स्वीडन के अंदर है।
और स्वीडन के भी कहाँ पर, तो सोलना के अंदर। वर्तमान में इसके प्रमुख प्रमुख कौन है, तो नाम है इनका स्टीफन लोफबेन। अब इसी के साथ साथ ही एक रिपोर्ट और याद रखिएगा कि सीपरी के अनुसार ही 2030 में जो सैन्य खर्च वाले देश है, इसमें भारत किस स्थान पर है। तो सबसे ज्यादा साथी जो सैन्य सेना पर खर्च करता है ये अमेरिका करता है, जो कि कितना करता है, तो 916 बिलियन डॉलर। उसके बाद है दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे पर है रूस, और अपना जो प्यारा भारत है ये चौथे स्थान पर है सेना पर खर्च करने के मामले में, जो कि 83.6 बिलियन डॉलर खर्च करता है। और पांचवें पर है सऊदी अरब। और एक क्वेश्चन साथी और याद रखिएगा, कभी जो भारत है ये विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भी बना था, तो ये और याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी हरपाल सिंह बेदी का निधन हो गया है। आपको साथी ये बताना है कि ये इनमें से कौन थे। आप लोगों के सामने ऑप्शन है, उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल, खेल पत्रकार, सरोद वादक, या फिर पंजाबी कवि। तो देखिए साथी जो हरपाल सिंह बेदी है ये खेल पत्रकार है, और आपने इनको देखा भी होगा टीवी पर। पहले एक बार आप लोग इमेज में देखिए, ये रहे साथी आपके सामने इमेज में हरपाल सिंह बेदी, और इनका भी हाल ही में क्या है कि निधन हो गया है। बात करें साथियों हरपाल सिंह बेदी की, तो जो हरपाल सिंह बेदी है ये यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के पूर्व खेल संपादक थे, और लंदन ओलंपिक 2012 में भारतीय प्रेस अताशे के रूप में हरपाल सिंह बेदी ने कार्य किया था। अब हम लोग हाल फिलहाल में हुए निधन व्यक्तियों को एक बार पढ़ लेते हैं। ये सारे के सारे सब जो व्यक्ति हैं ये मैंने आपको मई और जून महीने के अंदर ही पढ़ाए हैं। जैसे कि साथियों जो सोलस चिरिमा है, इनका नाम मैंने आपको जून महीने के अंदर ही पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाया था कि इनका जो विमान है ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ये मलावी के उपराष्ट्रपति थे। इनके साथ साथ 9 ऐसे अधिकारी और थे जिनका निधन हो गया था। मुरलीधर जो चंद्रकांत भंडारे हैं, इनका नाम तो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर ही पढ़ा है। ये उड़ीसा के राज्यपाल थे पूर्व, इनका हाल ही में निधन हो गया है। कमला बेनीवाल का नाम पढ़ाया था मैंने आपको मई महीने के अंदर, ये गुजरात की पूर्व राज्यपाल थी। सुशील कुमार मोदी का याद रखिएगा, और स्पेशली साथ ही बिहार वाले तो जरूर याद रखिएगा कि बिहार के जो उप मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार मोदी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। उसके बाद मैंने आपको साथ ही राजीव तारानाथ का नाम पढ़ाया था। मैंने आप लोगों को बोला भी था कि इस पर डबल स्टार मार के करिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है राजीव तारानाथ वाला ये एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा हुआ है, और एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया था कि जो राजीव तारानाथ है इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, जो कि अली अकबर खान के शिष्य हैं। तो याद रखिएगा सरोद वादक है। आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि अभी हाल ही में जो अली अकबर खान के शिष्य हैं राजीव तारानाथ, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो याद रखेंगे सरोद वादक से। श्रीनिवास हेगड़े का नाम भी मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर ही पढ़ा है। ये चंद्रयान वन मिशन के डायरेक्टर थे, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी अपना स्वयं का डीप ओशन मिशन शुरू करने वाला जो छठा देश है ये कौन बना है। तो ये बन चुका साथियों अपने प्यारा भारत। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल भारत क्या है कि अपना स्वयं का गहरे समुद्र मिशन शुरू करने वाला अब छठा देश बनने जा रहा है। अच्छा, इस मिशन का उद्देश्य क्या है, तो महासागर विज्ञान के नए पहलुओं की खोज करना। जो साथियों राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान है, इसने एक मानव चलित पनडुब्बी वाहन जिसका नाम है मत्स्ययान 6000 ये विकसित किया है। और इसको साथियों मत्स्ययान 6000 नाम क्यों दिया है, क्योंकि साथियों जो मत्स्ययान 6000 है ये समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक जा सकता है। और गहरे समुद्र में मिशन वाले देश में देखे तो अन्य 5 देश कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला साथियों अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है फ्रांस, चौथा है जापान, पांचवा है चीन, और अब अपना प्यारा भारत छठवां देश बनने जा रहा है। अब बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के बारे में, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 के अंदर। मुख्यालय पूछे तो तमिलनाडु के चेन्नई के अंदर है। और वर्तमान में इसके निर्देशक कौन है, तो डॉक्टर गिदुगु आनंद रामदास इसके वर्तमान में निदेशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हाल ही में कहा अभी दुनिया के सबसे ऊंचा जो स्टील आर्च ब्रिज है इस पर ट्रेन ट्रायल किया गया है। तो ये देखिए साथियों, जो दुनिया का सबसे ऊंचा जो स्टील आर्च ब्रिज है ये जम्मू के अंदर स्थित है। और किस नदी पर? तो चिनाब नदी पर। और इस पर अभी हाल ही में क्या है कि ट्रेन का ट्रायल किया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब पहले एक बार आप लोग इमेज में देखिए इस स्टील आर्च ब्रिज को। ये साथी दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च ब्रिज जो कि चिनाब नदी पर स्थित है। और इसमें छोटे मोटे देखें मिलाकर तो टोटल 17 पिलर है। इस ब्रिज की अगर आप लोगों से ऊंचाई पूछे तो ये साथी 359 मीटर है। और लगभग ये 1.3 किलोमीटर लंबा है। और अगर साथी रिएक्टर स्केल की बात करें तो ये लगभग 8 तीव्रता का भूकंप को भी झेल सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी नेल्सन मंडेला जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है इससे सम्मानित होने वाले जो पहले भारतीय हैं ये कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन पर साथियों डबल स्टार मार्क करिएगा क्योंकि ये बने हैं विनोद गनात्रा। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल जो विनोद गनात्रा है ये एक फिल्म निर्माता है और इनको भी 7वें नेल्सन मंडेला बाल में फिल्म महोत्सव में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये पुरस्कार मिला क्यों है विनोद गन्नात्रा को? तो इनको बच्चों के सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। हालांकि साथ ही जो विनोद गन्नात्रा है ये बात पाकिस्तान सीमा पर बनी इनकी एक फिल्म थी जो कि गुजराती फिल्म थी। इसका नाम था हारून अरुण। इसको 26वें शिकागो अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव में लिव उन्मन शांति पुरस्कार मिला था। और ये प्रतिष्ठित लिव उन्मन शांति पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय भी हैं। बात करते जाते हम लोग नेल्सन मंडेला के बारे में। तो साथियों जो नेल्सन मंडेला है ये साउथ अफ्रीका के पहले असलियत राष्ट्रपति थे और इन्हीं के नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है। और इसी के साथ ही एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि 18 जुलाई को हर साल नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी प्रवासियों के लिए भारत का जो सबसे महंगा शहर है ये कौन सा बना है? ये बना सकते भारत की कॉमर्शियल राजधानी, नाम है इसका मुंबई। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अभी साथ एक रिपोर्ट जारी की गई थी एचआर कंसल्टेंसी मर्सर के द्वारा और कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई जो है ये भारत का सबसे महंगा शहर बना है। पिछले साल से 11 पायदान चढ़कर 226 शहरों की तुलना में भारत को 126वां स्थान मिला है जो कि मुंबई के शहर को मिला है। भारत के सबसे महंगे शहर पर देख ले सबसे पहले तो शीर्ष 3 रैंक वाले देख लेते हैं हम। तो मुंबई साथियों वैश्विक रैंकिंग में 126वें स्थान पर, नई दिल्ली 164वें स्थान पर और चेन्नई है 189वें स्थान पर। और दुनिया के टॉप 10 शहरों को देखें तो खाली आप लोग फर्स्ट याद रखिएगा कि जो हांगकांग है ये सबसे महंगा शहर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी दोस्तों एक पुस्तक जारी की गई है और इस पुस्तक का नाम है आई हैव द स्टेट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। ये किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो खाली साथियों आप लोग इतना ही याद रखिएगा कि जो आई हैव द स्टेट नामक पुस्तक है ये किसकी है? तो ये पुस्तक है साथियों आर अश्विन की। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों जो ऑफ स्पिनर है रविचंद्र अश्विन, इन्होंने अपनी आत्मकथा आई हैव द स्टेट एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का विमोचन किया है। लेकिन खाली आप लोग इतना ही याद रखिएगा कि जो आई हैव द स्टेट पुस्तक है ये किसकी है? तो रविचंद्र अश्विन की। इस पुस्तक को आर अश्विन के साथ एक प्रसिद्ध लेखक जिसका नाम है सिद्धार्थ मोगा इन्होंने लिखा है। इस पुस्तक में साथ जो रविचंद्र अश्विन है इन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया। और जो रविचंद्र अश्विन है इन्होंने भी 344 अंतर्राष्ट्रीय विकेट और अब तक 4000 से अधिक के रन बनाए हैं। एक बार बाकी के नाम और देखिए, जैसे कि सभी युवराज सिंह, इनकी कौन सी पुस्तक है? तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सचिन तेंदुलकर की पुस्तक के बारे में बात करें तो प्लेइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक जो कॉन्टिनेंटल है गोल्ड इसमें टूर की भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता है? इन्होंने जीता साथी स्वर्ण पदक। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए अभी जो नीरज चोपड़ा है, इन्होंने फिनलैंड में आयोजित विश्व एथलेटिक कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। और इन्होंने कितने मीटर भाला फेंककर ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया है? तो 85.97 मीटर की भाला फेंककर। नेक्स्ट, हाल ही में भी बिहार के राजगीर में जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसके नए परिसर का जो उद्घाटन है ये किसने किया है? तो जैसा कि साथियों आप लोगों को आंसर इमेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये किया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथियों भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि 19 जून को बिहार का जो राजगीर है यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। और साथ ही जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसको ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, चीन, इंडोनेशिया और थाईलैंड सहित 17 अन्य देशों का समर्थन प्राप्त है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप लोग दो बातें याद रखिएगा। यदि आप लोगों से पूछे कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र जिसका नाम है कुमार गुप्त प्रथम ने। जबकि साथियों इसको नष्ट किसके द्वारा किया गया था? तो इसे 3 बार नष्ट किया गया है। और किसके द्वारा? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा। और ये क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। अब बात करते साथ हम लोग बिहार के बारे में। तो आज हम लोग बिहार के बारे में कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग याद रखेंगे, ये रहा मैप में आपका बिहार, जिसकी सीमा मात्र 3 राज्यों के साथ लगती है। एक तो पश्चिम बंगाल, दूसरी ये सीमा साझा करता है झारखंड के साथ, और तीसरी इसकी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के साथ। लेकिन इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये नेपाल के साथ साझा करता है। बिहार का गठन कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912 को। मुख्यमंत्री आप सभी जानते हैं जो कि नीतीश कुमार। और राज्यपाल कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजधानी भी आप लोग जानते हैं जो कि पटना। अच्छा साथियों भी पूरे देश के अंदर क्या है कि लोकसभा के चुनाव हुए, तो आप लोग लोकसभा की सीटें जरूर याद रखिएगा। बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है? तो 40। राज्यसभा की सीट आपको देखने को मिलेंगे 16। जबकि विधानसभा की सीट कितनी है? तो 243। और बिहार के अंदर साथ ही विधान परिषद भी है, जिसकी सीट कितनी है? तो 75। जिलों की संख्या आपको देखने को मिलेगी 38। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो यहाँ पर केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। लोक नृत्य के बारे में बात करें तो साथ ही जो झिझिया लोक नृत्य है, ये एसएससी अभी एमटीएस के एग्जाम में पूछा हुआ है। लेकिन ये जो लोक नृत्य है ये इस तरीके से नहीं पूछा गया था। इस तरीके से पूछा गया था कि बिहार के अंदर देवी दुर्गा के तीनों रूपों को समर्पित कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो याद रखिएगा झिझिया लोक नृत्य। और ये तीनों रूपों को समर्पित है देवी दुर्गा को, लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती के। दूसरा आप लोग याद रखेंगे पाइका लोक नृत्य। और तीसरा याद रखेंगे जाट जाटिन। त्योहार के बारे में बात करें तो सबसे फेमस त्योहार है छठ पूजा। और इसके बारे में ऐसा कोई भी हो जो कि नहीं जानता हो, सभी जानते हैं कि छठ पूजा बिहार का प्रमुख लोक फेस्टिवल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सत्य को दिवस से संबंधित रहने वाला है। विश्व मरुस्थलीकरण और जो सूखा रोकथाम दिवस है ये कब मनाया जाता है? यह दिवस साथियों का प्रतिवर्ष 17 जून को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथियों जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसी की ओर से सूखे से होने वाले खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और अगर साथियों सन 2000 के बाद से देखें तो सूखे की जो संख्या है इसमें 29% की वृद्धि देखी गई है। और हर साल ये किसी न किसी थीम के साथ मनाया जाता है। 2024 के लिए इसका विषय क्या है? तो 2024 के लिए विषय है भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी माराबार जो रिवर फेस्टिवल है 2024, इसका जो आयोजन है यह भी किस राज्य में किया जाएगा? ये किया जाना चाहते केरल के अंदर
करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और केरल के अंदर भी साथियों एक स्थान है जिसका नाम है कोझिकोड। यहीं पर इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा 25 से लेकर 28 जुलाई तक। इस फेस्टिवल के दौरान क्या है कि इंटरनेशनल वाइट वाटर कयाकिंग जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन भी किया जाएगा। और इस फेस्टिवल को आयोजन करने का उद्देश्य क्या है, तो केरल की नदियों को विश्व स्तरीय कयाकिंग स्थलों के रूप में पहचान दिलाना। बात करें केरल के बारे में तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्यपाल कौन है तो आरिफ मोहम्मद खान, और राजधानी तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी पेटीएम ने किसे अपना गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। ये बना दिया साथी राजीव अग्रवाल को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। डी के साथ जो राजीव अग्रवाल है इससे पहले ये सीबी के पूर्णकालिक निदेशक थे, लेकिन इनको भी पेटीएम ने अपना गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। और साथ ही इनका पूरा नाम क्या है राजीव अग्रवाल का, तो राजीव कृष्ण मुरलीलाल अग्रवाल। और इनको 5 साल के लिए स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। अच्छा, इन्होंने स्थान किसका लिया है तो नीरज अरोड़ा का। बात करते हैं हम लोग पेटीएम के बारे में, तो पेटीएम की स्थापना हुई थी अगस्त 2010 के अंदर। मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। और संस्थापक कौन है तो विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में साथियों एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के जो सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड है ये कौन बने हैं, तो ये बन चुके साथियों विराट कोहली। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अभी साथियों सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन की रिपोर्ट जारी की गई है 2023 और इसके अनुसार क्रिकेटर जो विराट कोहली है भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड बने हैं। अच्छा, इनके ब्रांड मूल्य कितना है तो लगभग साथियों $227.9 मिलियन। और अगर 2022 की तुलना में देखें तो इनके ब्रांड मूल्य में 30% की वृद्धि हुई है। 2022 में कितना था तो $176.9 मिलियन। अच्छा, ये रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की गई है तो वैश्विक परामर्श फर्म क्रोल के द्वारा। अब एक बार हम लोग टॉप सेलिब्रिटी ब्रांड को देख लेते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ विराट कोहली है पहले स्थान पर, जिनकी ब्रांड वैल्यू कितनी है $227.9 मिलियन। इसके बाद दूसरे स्थान पर आ गए रणवीर सिंह, जिनकी ब्रांड वैल्यू है $203.1 मिलियन। इसके बाद तीसरे स्थान पर है शाहरुख खान, जिनकी ब्रांड वैल्यू कितनी है तो 120.7 मिलियन। चौथे पर है अक्षय कुमार और 5वें पर है आलिया भट्ट। ये साथियों आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है कि अभी फिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर के जो पूर्वानुमान है इसको 7% से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो देखिए साथियों जो फिच है ये एक रेटिंग एजेंसी है और इसने भी चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर का जो पूर्वानुमान है अब इसको 7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। तो आंसर याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर बी। ये साथियों आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में भी किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय को शुरू किया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।